और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का कल ऐलान कर दिया है। ये एक जो हमारी एक्सक्लूसिव खबर थी उस पर मुहर लगती हुई दिखाई दी है। आर्थिक पैकेज जीडीपी का करीब 10% हिस्सा होगा, ये यहाँ पर जानकारी निकल कर आ रही है। और ये पैकेज लैंड, लेबर, लिक्विडिटी के लिए है। पीएम मोदी की तरफ से कुछ बयान भी आया है कि हमें आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है, संकट से भारत के लिए मौके पैदा हुए हैं और संकट को अवसर में बदलने का ये एक बहुत अच्छा मौका है। भारत रिफॉर्म्स को लेकर भी आगे बढ़ेगा, इस तरह के बयान यहाँ पर पीएम मोदी की तरफ से आ गए। तो आत्मनिर्भरता पर काफी ज्यादा कल फोकस था हमारे प्राइम मिनिस्टर का। और 20 लाख करोड़ जो कि आर्थिक जीडीपी का 10% हिस्सा है, एक बड़े पैकेज का यहाँ पर ऐलान कर दिया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और सबसे पहले देखिए, हमने आपको ये जानकारी दी थी जब कोई बात नहीं करा था, कोई चैनल इसको लेकर डिटेल्स नहीं आई थी, तब हमारे पास ये जानकारी मिल गई थी। और देखिए वो अनाउंसमेंट कल देर शाम होते हुए दिखाई दिया। तो एक बड़ा राहत पैकेज, और इससे मायने क्या समझने चाहिए ये भी हम जान लेते हैं। और हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ चुके हैं। अनिल सर, सबसे पहले आपको और टीम को ढेर सारी बधाई। जब कोई ये जानकारी नहीं दे रहा था तब हम ये डिटेल्स लेकर आए थे, सबसे पहले हमने ये जानकारी दी थी और अब देखिए उसकी घोषणा भी हो चुकी है। तो कोरोना से जो इस वक्त इकोनॉमी जूझ रही है, ऐसे समय में इतना बड़ा स्टिमुलस पैकेज लाना, इस खबर को कैसे देखा जाए और बाजार के लिए क्या मायने समझे आज के लिए? गुड मॉर्निंग पूजा। बिल्कुल ये बधाई आपको और पूरी टीम को है, और स्पेशली स्वाति खंडेलवाल को जिन्होंने ये खबर ब्रेक की और बहुत मजबूती के साथ ब्रेक की कि नहीं, इतना बड़ा पैकेज आने वाला है। क्योंकि कोई सपने में नहीं सोच सकता था कि क्या 20 लाख करोड़ का एक इतना बड़ा पैकेज भी हो सकता है। हाँ, इस पैकेज में लगभग 8 लाख करोड़ के ऐलान पहले ही आरबीआई लिक्विडिटी के लिहाज से कर चुका है। फिर भी 12,20,000 करोड़ के आसपास का पैकेज अभी भी बनता है, जिसकी डिटेल्स वक्त वक्त पर अब वित्त मंत्री अलग अलग सेक्टर्स के तौर पर, अलग अलग सेगमेंट्स के तौर पर देंगे। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि ये जो पैकेज है ये बाजार की उम्मीदों से कहीं बड़ा, कहीं बेहतर है। अब डिटेल आने के बाद और ज्यादा पता लगेगा। लेकिन कुल मिलाकर एक बात साफ है कि सरकार का ये बड़ा कमिटमेंट नजर आता है कि वो इकोनॉमी को ट्रैक पर लाने के लिए हर एक कदम उठाने के लिए तैयार है। और कल प्रधानमंत्री जी ने उसी दिशा में ये एक बड़ी बात की। तो मेरा ये समझना है कि डेफिनेटली ये पैकेज एक मॉरल बूस्टर है, और जो सेक्टर्स, जो ऐसे पॉकेट्स हैं इकोनॉमी की जहां पर इस वक्त मुश्किलें ज्यादा हैं, वहां पर ये वहां मुश्किलों को ठीक करने की कोशिश करेगा। तो सही दिशा में सही वक्त पर उठाया हुआ सही कदम है। अब लॉकडाउन के आगे के प्लान्स पर फोकस रहेगा कि वहां पर प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यही है कि ओवरऑल जो पैकेज आया है वो अनएक्सपेक्टेड दो लिहाज से। एक, कल बाजार को ये अंदाजा नहीं था कि ये इस तरह का कोई पैकेज होगा, क्योंकि लॉकडाउन को लेकर ही अंदाजे लगाए जा रहे थे। और दूसरा, इतना बड़ा पैकेज होगा ये भी किसी ने अनुमान नहीं लगाया। तो दोनों ही लिहाज से ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, तो इतना बड़ा पैकेज का अनुमान नहीं लगाया था। और अब वित्त मंत्री की जो बैठक होगी, सीरीज ऑफ बैठक हो सकती हैं वित्त मंत्री की भी, तो क्या कुछ डिटेल्स यहाँ पर निकल कर आते हैं इस बैठक में, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो अनिल जी, फिर ये जो बड़ी खबर आ रही है, अब इसका आज बाजार पर क्या असर पड़ सकता है और कौन से स्तर अहम होंगे आज के लिए? देखिए पूजा, दो चीजें हैं बाजार के लिए। एक ये पैकेज, और दूसरा ग्लोबल मार्केट। कल अमेरिका में अच्छी खासी तेज गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ दिखा। 450 अंक डाउन नीचे गिरा, और डाउ फ्यूचर्स भी अभी भी कमजोर ही ट्रेड कर रहे हैं। तो एक और आपके सामने कमजोर ग्लोबल संकेत है, और दूसरी तरफ ये पैकेज। अगर फर्ज करें कि ये इस तरह का कोई पैकेज नहीं आता तो शायद आज आपको निफ्टी 9,000 के आसपास से इसके नीचे जाते हुए नजर आता है। क्योंकि कल जो आखिरी 1 घंटे में रिकवरी आई 2:30 बजे के बाद, जब 2:30 बजे हमने इस बात को ये खबर की कि पैकेज आने की तैयारी है, तो मार्केट वहां से 100-125 पॉइंट निफ्टी पर बढ़ा था। अदरवाइज शायद 9,100 के आसपास ही बंद होता। तो मेरा मानना ये है कि ऐसी सिचुएशन में अगर समझिए ये पैकेज नहीं होता तो आज हम 9,000 के नीचे या उसके आसपास ट्रेड कर रहे होते। तो अगर 200 पॉइंट ऊपर एसजीएक्स निफ्टी है तो सिर्फ पैकेज की वजह से है, और उसमें से 100-150 पॉइंट की कमजोरी कम से कम डाउ की आपको और गिन लेनी चाहिए। अदरवाइज हम 9,500, 9,600 की रेंज में आराम से बाजार पर खुल जाते हैं इस पैकेज के दम पर। तो पॉइंट सिंपल है। मुझे लगता है कि ऊपरी स्तरों पर है ना 9,500 के पार निकल कर टिकना ये बड़ी चुनौती होगी। तो 9,450, 9,600 ये ऊपरी रेंज है बाजार की, जिस पर नजर रखनी चाहिए।
और नीचे की तरफ सपोर्ट जो आएगा वो 9,375 9,400 के आसपास है। इसके नीचे खुलकर अगर ट्रेड करते हैं तो फिर कोई बहुत कम मजबूती वाली बात है नहीं। अब जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, नीचे की तरफ 18,850 19,250 ये सपोर्ट के तौर पर आप देख सकते हैं, और ऊपरी स्थानों पर 19,700 20,050 ये रेंज हो सकती है अगर वहां तक पहुंचे तो ओवरऑल आज के सेशन में पूजा जो कश्मकश है वो दोनों ही लिहाज से है। पहला, एक और मजबूत घरेलू संकेत, दूसरा बड़े कमजोर ग्लोबल संकेत। इन दोनों के बीच में एक वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन होगा। मैं आपको 2 लेवल देता हूं जिसपे आपको सबसे ज्यादा नजर रखनी है, और वो नजर रखनी है 3:30 पर। अगर आप निफ्टी पर 9,550 के ऊपर बंद होते हैं तो फिर आप 9,800 9,900 10,000 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो क्लोजिंग आपको 9,850 के ऊपर की चाहिए। बैंक निफ्टी पर 19,750 के ऊपर अगर आज आप बंद होते हैं तो आप बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहे हैं। अगर इन दोनों लेवल को हम क्लोजिंग बेसिस के पर पार नहीं कर पाते हैं तो फिर वही 9,000 9,500 की ट्रेडिंग रेंज है, इस ट्रेडिंग रेंज में रहेंगे। पैकेज आया और गया हो जाएगा, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी डिटेल्स हमें देने के लिए और रणनीति सुझाने के लिए। तो आज की क्लोजिंग काफी अहम होगी 3:30 बजे। बिल्कुल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की ही क्लोजिंग पर नजर रखिए, क्योंकि जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि घरेलू संकेत तो अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो कमजोर ग्लोबल संकेत हैं वहां से बाजार में कुछ यहाँ पर दबाव देखने को मिल सकता है। तो आज की जो क्लोजिंग होगी वो काफी इंपॉर्टेंट होगी। चलिए अब एक बार नजर डाल लेते हैं संस्थागत निवेशकों के आंकड़े पर भी, वहां पर किस तरह क्या है। लेकिन उसके पहले हम आपको बता देते हैं कि कल ये जो खबर थी ये हमने आपको करीब 2:30 बजे पहले ही इसकी जानकारी दी थी कि इस तरह का पैकेज आज प्रधानमंत्री अनाउंस कर सकते हैं। ये डिटेल हमने आपको 2:30 बजे दी थी। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल ने आपको बता दिया गया था। तो क्या कुछ डिटेल्स यहाँ पर निकल कर आई थी और क्या एक्सक्लूसिव जानकारी आपको दी गई थी, आइए पहले आपको वो सुना देते हैं। बहुत ही बड़ी एक अनाउंसमेंट हम सुन सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से, और आज रात 8 बजे सभी की नजर वहां होगी कि एक बड़ा राहत पैकेज जो कि सारे ही सेक्टर्स को इनकम पास करेगा। सूत्र बता रहे हैं 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ये पैकेज सरकार अनाउंस करेगी। मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। 20 लाख करोड़ रुपए का है ये पैकेज। भारत की जीडीपी का करीब 10% है। बहुत बहुत मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और दिल खोलकर आपकी तारीफ करना चाहता हूं कि कितनी बड़ी खबर आप सबसे पहले निकाल कर लाई। बिल्कुल, तो कोई भी खबर आपसे छूटेगी नहीं। और देखिए इसकी पूरी जानकारी आपको पहले ही जी बिजनेस ने यहाँ पर दे दी थी। तो चलिए इस पर क्या रिएक्शन दिखेगा जिस पर नजर रहेगी, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह के आंकड़े कल देखने को मिले हैं। एफआईएस की बात करें तो कैश सेगमेंट में कल बिकवाली हुई है करीब 1662 करोड़ की। डीआईएस की तरफ से कल कैश मार्केट में बिकवाली हुई है 364 करोड़ की, और वायदा बाजार में भी एफआईएस की तरफ से बिकवाली ही देखी गई है 837 करोड़ की। तो कल जो आंकड़े आए थे वो बिकवाली की तरफ ही थे। लेकिन चलिए ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ये भी समझ लेते हैं, और ये बताने के लिए अब दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताइए इस वक्त ग्लोबल मार्केट से क्या हाल है, और कोरोना को लेकर भी अपडेट दीजिए, उसको लेकर भी क्या अपडेट निकल कर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो भारतीय मार्केट्स के लिए तो आज अच्छा रिएक्शन एक्सपेक्टेड है। एसजीएक्स निफ्टी भी 2-2.5% ऊपर है, पर ग्लोबल संकेत सुस्त हैं, कमजोरी वाले आ रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स इस समय दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। कल शाम 450 अंक लुढ़का था डाउ, बल्कि ऊपरी स्तरों से 600 अंकों से ज्यादा की गिरावट थी। S&P 500 और नैस्डैक भी लगभग 2% नीचे थे। लगभग सभी सेक्टर्स में प्रेशर देखने को मिला। बैंक्स, रियल एस्टेट, रिटेल स्टॉक्स या फिर एयरलाइन स्टॉक्स सभी में बिकवाली थी, और दिग्गज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और नेटफ्लिक्स भी दबाव में रहे। एक्चुअली चिंता वहीं से निकल कर आ रही है कि लॉकडाउन में ढील देने से क्या नए केसेस में बढ़त आएगी या नहीं। डॉक्टर एंथनी फाउची, जो कि वहां के इंचार्ज हैं इस समय कोरोना वायरस टास्क फोर्स से, उन्होंने एक चेतावनी दी है कि अगर जल्दी लॉकडाउन खोल दिया जाता है तो नए
नए केसेस और नए मरने वालों की संख्या में बढ़त आ सकती है। वहीं आज शाम फेड के चेयरमैन जेरोम पावेल एक भाषण देंगे, तो उस पर भी निवेशकों की नजर है, क्या क्यूज निकल कर आते हैं। यूरोप के बाजार मिले जुले रहे। कच्चे तेल में कल हालांकि आपने 6% का उछाल देखा। सऊदी अरेबिया की कट के बाद आप देख रहे हैं कि थोड़ा सहारा मिल रहा है, पर इस समय फिर से 2% की गिरावट आ रही है और ब्रेंट फिर से $30 के नीचे आ गया है। जहां तक कोरोना के संक्रमण की बात करें तो फिर हमने देखा कि अमेरिका में वापस अब कुछ 22,000 नए मामले आए। तो कल और परसों जो 18,000 20,000 मामले आ रहे थे, अब वो बढ़ के 22,000 नए मामले सामने आए और लगभग 1800 लोगों की मौत भी, 1600 लोगों की मौत हुई है। ग्लोबली भी अगर आप बात करें तो अब 43.5 लाख लोग इससे संक्रमित हैं और मरने वालों की संख्या भी अब 3 लाख के करीब पहुंचती हुई दिख रही है काफी तेजी से। हालांकि 16 लाख लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में जो मरने वालों की संख्या है, अब जो कुल मरने वालों की संख्या है वो 83,000 के पार है। यानी कि अगर आप चाइना में टोटल कोरोना वायरस के केसेस देखें और अमेरिका में सिर्फ मरने वालों की संख्या देखें, तो अमेरिका में मरने वालों की संख्या अब चाइना में टोटल केसेस से ज्यादा हो गई है और 14 लाख लोग अमेरिका में प्रभावित हैं। यूरोप के लिए भी कल खराब दिन रहा। 23,000 नए मामले सामने आए। रशिया में 11,000 नए मामले सामने आए और रशिया में अगर आप देखें तो स्पेन के बाद सबसे ज्यादा मामले अगर किसी देश में है यूरोप में तो वो रशिया में है और ग्लोबली भी नंबर 3rd रैंक पर आ गया है रशिया। तो काफी तेजी से रशिया में बढ़ रहे हैं। यूके में भी 3,500 नए मामले कल सामने आए। अब इटली से ज्यादा लोग प्रभावित यूके में हैं। और भारत की बात करें तो एक और खराब दिन रहा। 3,500 नए मामले सामने आए। 121 लोगों की मौत हो गई। नए मामलों के लिहाज से देखें तो भारत कल 4थे नंबर पर था ग्लोबली। यूएस, रशिया और ब्राजील के बाद भारत में सबसे ज्यादा नए मामले कल आते हुए दिखे हैं और अब भारत में 74,000 लोग संक्रमित हैं इससे और 2,415 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना से। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया दीपांशु ये सारी डिटेल्स के लिए। तो देखिए संकेत जो हैं वो कमजोरी के मिल रहे हैं। कोरोना को लेकर भी कुछ ज़्यादा पॉजिटिव खबर यहाँ पर निकल कर नहीं आ रही है और इन सब के बीच SGX निफ्टी देखिए 216 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। तो ऐसे में भारतीय बाजार किस तरह से रिएक्ट करेंगे, इस पर एक और रणनीति लेंगे, लेकिन उसके पहले समझ लेते हैं कि खबरों के दम पर और नतीजों के लिहाज से आज किन स्टॉक्स पर आपको फोकस रखना है। और ये बताने के लिए देवांशी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। आज सबसे पहले आप देखिए एफएन और निफ्टी के रिजल्ट्स के अलावा आज कैश मार्केट्स में एबीबी इंडिया, एम्फेसिस और शॉपर इंडिया ये नतीजे आने वाले हैं, इस पर नजर रखें। और साथ ही आज रिलायंस इंडस्ट्रीज पे फोकस में रहेगा। आज एक्स राइट्स ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखेगा, तो इस पर नजर रखें। साथ ही आप देखिए नतीजों में जो पोस्ट मार्केट आते हुए दिखे थे उसमें नेस्ले निफ्टी की कंपनी इसके नतीजे अनुमान से काफी बेहतर आते हुए दिखे थे। 2 मेजर कारण रहे थे। सबसे पहले टैक्स काफी कम था, इसके चलते जो मुनाफा है ये अनुमान से काफी बेहतर आया था। और साथ ही आप देखिए जो डबल डिजिट ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट की है इसके चलते भी हमने देखा जो आय है करीब 10% तक बढ़ती हुई दिखी है। साथ ही जो मार्जिन है वो 24% के करीब आते हुए दिखे, 25% के सामने, और मुनाफा इस बार 13% तक बढ़ता हुआ दिखा है। डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ 10.7% रही है, 10.2% से बढ़कर नेगेटिव वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान था। और साथ ही अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 13% तक एक्सपोर्ट्स बढ़ते हुए दिखे। मैगी और न्यूट्रिशन सेगमेंट से इनको काफी सहारा मिलता हुआ दिखा है। इसके अलावा हेवल्स नतीजे इस बार थोड़े से कमजोर आते हुए दिखे हैं। जो आय है 20% तक कम होती हुई दिखी है इस तिमाही में। साथ ही जो कामकाजी मुनाफा है वो भी 22% तक घटा है। मार्जिन इस बार केवल 11% पे आए हैं, 15% के सामने, और मुनाफा इस बार 12% तक कम होता हुआ दिखा है। ओवरऑल इनका जो केबल और लाइटिंग सेगमेंट है यहाँ से मेजर ड्रैग आते हुए दिखे हैं। कैश में सिंजीन के नतीजे आए हैं, ये भी अच्छे हैं। ओवरऑल आप देखिए जो आय है 13% तक बढ़ती हुई दिखी। कामकाजी मुनाफे में 27% तक की ग्रोथ हमने इस तिमाही में देखी है और जो मार्जिन है वो 3% बढ़कर 33% पे आते हुए दिखे। मुनाफा इस बार करीब 20% तक बढ़ा है, 153 करोड़। इन ऑल आप देखिए नतीजे सिंजीन के काफी बेहतर आते हुए दिखे हैं। इसके अलावा MSCI इंडेक्स में जो बदलाव हुए हैं वो अब 29 मई से लागू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि इंडिया डोमेस्टिक इंडेक्स में अबाउट इंडिया, इप्का लैब्स, जुबिलेंट फूडवर्क, PFC, टाटा कंज्यूमर और टोरेंट फार्मा ये सारे स्टॉक्स हैं जो शामिल हो चुके हैं। और अशोक लेलैंड, बैंक ऑफ बड़ौदा, क्यूमेंस, M&M फाइनेंशियल, टाटा पावर ये सभी स्टॉक्स ये इंडेक्स से बाहर हो जाएंगे। जुबिलेंट लाइफ साइंसेस और सिप्ला के लिए एक बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। गिलियाड के साथ कंपनी ने जो कोविड-19 में इस्तेमाल होने वाली दवा है इंपॉर्टेंट रेमडेसिविर, इसके लिए कंपनी ने एक नॉन एक्सक्लूसिव करार किया है। इस पर आज नजर रखेंगे और साथ ही वेदांता पर नजर रखें क्योंकि 18 मई को कंपनी के बोर्ड की बैठक होने वाली है।
डीलिस्टिंग पर ये बोर्ड की बैठक होने वाली है। मैं आपको बता दूं जो इंडिकेटिव प्राइस आ रहे हैं वो 87.5 ये इंडिकेटिव प्राइस है जहां पे ओपन ऑफर का प्रस्ताव दिया गया है। और साथ ही मैं आपको बता दूं जो हिंदुस्तान जिंक की तरफ से आकर्षक डिविडेंड रिलीज आते हुए दिखे हैं, इसका भी फायदा कहीं ना कहीं वेदांता को मिलता हुआ दिखेगा। और इसी के चलते आज वेदांता पर भी नजर रखकर मेटल स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। ठीक है, तो मेटल स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। इसके अलावा ढेर सारे नतीजे भी आए हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया देवांशी ये सारी डिटेल्स के लिए। चलिए स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी हम आपको बता देते हैं। आनंद राठी की तरफ से जो कॉल्स आ रहे हैं वो पहले आपको बता देते हैं। भारतीय एयरटेल में इन्होंने खरीदारी करने की राय दी है। 545 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा 590 का। अगला कॉल आ रहा है ICICI बैंक में, यहाँ पर ये बिकवाली करने की राय दे रहे हैं। 330 का स्टॉप लॉस, टारगेट होगा 300 का। और अगला कॉल है बजाज फाइनेंस, जहां पर ये खरीदारी के मौके देख रहे हैं। 2030 का स्टॉप लॉस है और टारगेट होगा 2150 का। और एक और कॉल है चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से, जहां पर ये एक्साइड इंडस्ट्रीज में कैश लेवल में खरीदारी की राय दे रहे हैं। 152 के लेवल पर खरीदारी करिए, स्टॉप लॉस होगा 148 का। और 160 के लेवल्स आपको आज की ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो 4 में से 3 कॉल्स में खरीदारी की है, एक में बिकवाली की राय आ रही है ICICI बैंक में, यहाँ पर आपको नजर रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मार्केट पर एक और रणनीति समझ लेते हैं। ये बताने के लिए कुणाल सरावगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आज के लिए रणनीति आपसे जानना चाहेंगे, ये जो खबर आ रही है पैकेज की, इसके चलते आज आप क्या रणनीति बना के चल रहे हैं मार्केट में? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए आज बाजार में बड़ा गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती होगी वो 9500 का निफ्टी लेवल। तो देखिए बात यह है कि क्या हम 9500 के लेवल पाते हैं। अगर निफ्टी 9525 के ऊपर टिक जाता है तो फिर आपको एक और बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। मुझे लगता है होगा उसमें 500 के आसपास निफ्टी खुलनी चाहिए। अगर मान लीजिए निफ्टी उतना ऊपर खुलता है तो डेफिनेटली खरीदने के मौके बनेंगे। मेरा टारगेट निफ्टी के लिए 9525 का है और मुझे लगता है कि जो कल की बंदी का भाव है 9200 के आसपास, वहाँ एक रख करके खरीदारी करने की राय है। 9525 निफ्टी के लिए इमीडिएट टारगेट। ओके, तो निफ्टी में खरीदारी करने के मौके इस वक्त दिख रहे हैं, तो आज खरीदारी के चलिए स्टॉप लॉस और टारगेट आपकी स्क्रीन पर है। कुणाल जी इसके अलावा कोई स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति बनाने की सलाह होगी आज के लिए? देखिए कल की ट्रेड में भारतीय एयरटेल में बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट देखने को मिला था और मैं बहुत बुलिश हूँ रिलायंस पर भी और भारत पर भी। तो मुझे लगता है कि भारतीय एयरटेल को खरीदना चाहिए। कल 4% से ज्यादा की तेजी थी, यहाँ पर 150 पर रखे, मुझे 80 जाते हुए दिख सकते हैं। तो 580-85 टारगेट के लिए भारतीय एयरटेल को खरीदने के लिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो भारतीय एयरटेल आज अच्छा लग रहा है। 590-580 के टारगेट्स आज इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए ये तो था इक्विटी मार्केट का एक्शन, लेकिन कमोडिटी मार्केट में क्या करना चाहिए ये भी हम आपको बता देते हैं। जिगर त्रिवेदी ने हमें जो रणनीति सुझाई है वो आपको दिखा देते हैं। गोल्ड पर इन्होंने खरीदारी करने की राय दी है 45,600 के लेवल के लिए। स्टॉप लॉस होगा 45,500 का और 45,800 के टारगेट के लिए आप कर सकते हैं आज गोल्ड में खरीदारी। बेस मेटल्स में कॉपर आज को कमजोर लग रहा है, इस वजह से बिकवाली करने की राय दे रहे हैं। 405 का होगा स्टॉप लॉस और 396 के टारगेट के लिए आप कॉपर में बिकवाली कर सकते हैं। और आखिर में बात करते हैं कच्चे तेल की, यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। 1950 के लेवल्स पर आप खरीदिए क्रूड को। स्टॉप लॉस होगा 1920 का और 2000 के टारगेट आज दिखाई दे रहे हैं क्रूड में। तो गोल्ड और क्रूड यहाँ पर खरीदारी करने की राय को दी जा रही है। बेस मेटल्स में कॉपर में आज कमजोरी दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर बिकवाली करके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ब्रोकरेज हाउस के रडार पर आज कौन से स्टॉक्स है ये भी समझ लेते हैं और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का FIR। आशीष गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। जो राहत पैकेज है, जो स्टिमुलस दिया है सरकार ने, इसके ऊपर 2 ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है, JP मॉर्गन और जेफरीज की, और दोनों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो पैकेज है ये चौंकाने देने वाला है। कि JP मॉर्गन ये भी हाईलाइट कर रहे हैं कि हाल ही में सरकार ने जो है GDP का कुल 2.5% कर्ज के माध्यम से जुटाया है, उसके बाद इतनी बड़ी घोषणा करना ये एक बड़ी बात है। साथ ही ये कह रहे हैं कि थोड़े फाइन डिटेल्स के लिए वेट करना होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 10% का ये पैकेज अनाउंसमेंट हुआ है, जिसमें से 5% की ऑलरेडी घोषणा हो चुकी है।
हालांकि जो आरबीआई की तरफ से 2.5% का जो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए पैकेज अनाउंस किया गया था, ये इसमें शामिल है कि नहीं, इसके लिए क्लैरिटी की जरूरत होगी। साथ ही जो फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से जो अनाउंसमेंट आएंगे उनके ऊपर आपको खास फोकस रखना होगा। तो ब्रोकरेज हाउस कुल मिलाकर अगर देखा जाएगा तो इस पैकेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो जुबलेंट लाइफ पर एक खबर आती हुई दिखेगी, उन्होंने जो जिनेट के साथ करार किया है कोरोना वायरस की दवा बनाने के लिए, उसके ऊपर मैक्वायरी की रिपोर्ट आई है और ये कह रहे हैं कि ये जो करार है कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि जो दवा की कीमतें हैं अभी फ़िलहाल इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर ये थोड़ी सी डिटेल्स के लिए और वेट कर रहे हैं। एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है वेदांता पर, देखिए कि इन्होंने डीलिस्टिंग के लिए फाइल किया है, जिसके चलते सीएलएसए ने रिपोर्ट जारी करके बताया कि इन्होंने जो 87 रुपीज़ 50 पैसे का इंडिकेटिव प्राइस दिया है वो फिलहाल अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो बहुत कम है, और अगर कंपनी को डीलिस्टिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है तो इन्हें प्राइस को स्केल अप करना पड़ेगा। लंदन में इन्होंने जो अपने वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड को डीलिस्ट किया था, तब वो जो डीलिस्टिंग हुई थी वो इंडिकेटिव प्राइस से भी 27% ऊपर की थी, यानी ये बात तो साफ है कि यहाँ से जो इंडिकेटिव प्राइस है इसको ऊपर करना होगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष सारी डिटेल्स के लिए। तो ये थे तमाम ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स।